मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा भारत की खोज का अंतिम लेसन जो कि आपका है दो पृष्ठभूमि कौन कौन सी है, भारतीय और अंग्रेजी। तो अभी तक जो है आपने पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार का जो शासन था उसके बारे में और जो भारतीयकरण का शासन चला उसके बारे में कि किस प्रकार भारतीयों ने अपना ब्रिटिश सरकार पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया था, कि कैसे पढ़े लिखे लोग हो गए थे और उन्होंने जो है पढ़ लिख कर अपने कानून को समझने लगे थे। पहले जो थे हमारे भारतीय लोग क्या थे, अनपढ़ थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, वो शिक्षा के बगैर रहते थे तो वो अपने कानूनों को नहीं समझते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बहुत अच्छा उदाहरण आपके समक्ष है, जैसे किसान थे पहले ब्रिटिश सरकार में। तो किसान क्या थे बेटा, उनको पढ़ा लिखा नहीं होते थे, बस वो खेती में अपना काम करते रहते थे, हल जोतते थे और बीज जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से किसान क्या करता है, प्रैक्टिकल, जैसे आप साइंस में प्रैक्टिकल करते हो उसके माध्यम से बीज को बोता है और उसको उगाता है, उसमें से फिर क्या करता है, फसल यानी कि अनाज निकालता है, यानी कि प्रैक्टिकल करके, यानी कि उसमें बुद्धि तो है किसान में, है तो वो भी मानव, लेकिन वो जो है अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलता था, बस उसी में खेती में ही सीमित रहता था, कुछ ये था, तो वो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करता था। तो अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश सरकार उनको सोचते थे कि ये अनपढ़ हैं, इनको नॉलेज नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, तो उनकी जो ज़मीन होती थी उसमें पैदावार करवाते थे और उनसे जो कुछ उनको मिलता था, जितना वो कमाते थे फसल, तो उनसे वो ले लेते थे। कौन? ब्रिटिश सरकार। और ब्रिटिश सरकार उनसे लेने के बाद जो है उनको थोड़ा बहुत खाने पीने के थोड़ा बहुत अनाज दे दिया या खर्चे के लिए थोड़े बहुत उनको पैसे दे दिए, क्योंकि वे अनजान थे, वो नहीं समझते थे कि कहाँ कैसे। और ब्रिटिश सरकार जो है उसी उपज को बाहर ले जाकर उचित दामों में बेचती थी। तो इसका उदाहरण आज हमारे सामने भी देखने को मिल रहा है, ये मंडी वाला किसान जो आंदोलन चल रहा, बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि आपकी एसएस की बुक में है, ये इसमें एसएस में भी है और हिंदी की भारत की खोज में लेसन 5 में भी इसका उदाहरण दिया गया है। तो इसमें अब जो है किसान क्या हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अपने कानून समझने लगे, वो जो है उचित मात्रा में मंडियों में बेचना चाहते हैं, जबकि उन पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये चीज़ तो आज जो है यानी कि दो पृष्ठभूमियाँ कौन कौन सी, भारतीय और अंग्रेजी। तो इसमें क्या है दो पृष्ठभूमियों में कि भारत में अगस्त का महीना था, 1942 का दिन था, सन जो था वो 1942, यानी कि भारत जो है स्वतंत्रता के कगार पर था, स्वतंत्रता चाहता था, यानी कि पूरी तरीके से पूरे भारत में एक तरीके से आंदोलन छिड़ा हुआ था कि हमने जो है ब्रिटिश के अधीन नहीं रहना है, हम सभी भारतीय जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो 1942 में जो है कुछ ऐसा हुआ कि वह एकाएक घटित होने वाली घटना नहीं थी। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक ऐसे इन्होंने ऐसी कमेटी बैठाई थी कि उसका खुफिया विधि से इन्होंने किया था कि इसको जो है हम इस तरीके से लेके चलेंगे, तो उसका जो है समय होने से पहले ही उस खुफिया पर जो है क्या हो गया था, विस्फोट किसी ने कर दिया था, तो वो भंग हो गई थी, यानी कि वो घटना नहीं थी, वह पहले से जो हो रहा था उसकी चरम परिणति थी एक तरीके से। इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, पहले अध्यायों में जो है 1857 की लड़ाई कैसे हुई थी, उससे पहले जो योजना बनाई थी तो वो कैसे जो है विफल हो गई थी। एक क्वेश्चन आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले बताया था मैंने अध्याय में भी, तो किस तरीके से वो कमेटी विफल हो गई थी उस तरीके से, तो वो तो पहले कहा जाए। उसके बाद अब 1942 हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 को, यानी कि 1942 जो स्थिति थी यानी कि देश की, उसके पीछे जो है तीव्र भावना बची हुई थी, जो हमारे युवाओं की, भारतीयों की थी, वो तीव्र इच्छा थी कि हमने जो है स्वतंत्रता एक तरीके से प्राप्त करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि ब्रिटिश सत्ता यानी कि ब्रिटिश शासन जो है
उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किस में था? 1942 में ये शुरू हो तो गया था 1857 में ही, लेकिन वो धीरे धीरे कभी रुक जाती थी, कभी चलती थी, फिर रुक जाते थे। तो 1942 जो सन था उसमें ये स्थिति पूरी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसमें एक हेडिंग है आपकी बुक में, व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। तो इसमें व्यापक उथल पुथल में किसके बारे में बताया गया है? जनता ने अपनी ओर से अचानक असंगठित प्रदर्शन विस्फोटक किए। किसने किए? जनता ने। अब जब जनता हिंसा करने लगेगी तो सरकार तो डगमगाएगी नहीं, डगमगाएगी। तो इस तरीके से जो है उस समय, कौन से समय? 1942 ईस्वी में जनता ने अपनी ओर से अचानक, मतलब कोई निश्चित तो नहीं कर रहे कि हमने आज विस्फोट करना है, आज हमने ये करना है, ऐसे कोई निश्चित तो कहीं भी नहीं होता है ये चीज़। तो यानी कि जनता ने अचानक असंगठित, कोई संगठन नहीं बनाया था कि समय हमने क्या करना है, तो विस्फोटक किए। यानी कि हिंसात्मक, हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा मार काट, यहाँ तक कि कोलकाता की सड़कों पर लहूलुहान, इतना लहूलुहान हो गया था कि लाश जो है इतनी बिछ गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं रही थी। किसकी सड़कों पर? कोलकाता की सड़कों पर। तो उसमें जो है इतनी लाशें बिछ गई थी, और एक तरफ जो लोग थे जो उससे संबंधित नहीं थे, मतलब उस आंदोलन से संबंध नहीं रखते थे, नाच गाना कर रहे थे और यहाँ तक कि अपना पार्टी कर रहे थे होटलों में, जैसे ब्रिटिश सरकार थी, तो उनको उस चीज़ का जरा सा भी फर्क नहीं था कि हमारे भारत में क्या स्थिति है, क्या ये हो रहा है। तो इसमें जनता की तीव्र भावनाओं का पता चलता है कि सारी जनता जो है ये चाहती थी कि हमने जो है स्वतंत्रता की भावना को लेकर हमने अपने भारत को स्वतंत्र करना है। और यह भावना उनके अपने नेताओं की गिरफ्तारी, क्योंकि जो नेता आगे बढ़ चढ़कर जिन्होंने भाषणबाजी की थी या आगे बढ़ चढ़कर आए थे, तो उनको ब्रिटिश सरकार ने जो है गिरफ्तारी करवा दी थी। यानी कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 9 बार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अहमदनगर की जेल में गए हैं। जैसे कि आपका भारत की खोज में लेसन 1 में दिखाया गया है कि अहमदनगर के किले में गांधी जी, नेहरू जी जो है कितनी बार जेल गए, यानी कि 9वीं बार जो है वे जेल गए थे। और किसके कारण गए थे? ब्रिटिश सरकार के कारण गए थे, क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते थे। तो किसी न किसी कारण जो आगे की ओर बढ़ते थे, जो उनके ऊपर आवाज़ उठाते थे, तो उनका जो है वो विद्रोह करते थे, उनको अपने आदमियों, अपने खुफियों की तरफ से पुलिस के द्वारा उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो 1942 में जो है युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? लड़ाई झगड़ा मार काट, याद रखना, हिंसा। और अहिंसा यानी कि शांति का वातावरण। अहिंसा वैसे सुनने से नाम लगता है अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, अहिंसा, हिंसा है ना, लगता है ना हमें ऐसा। और हिंसा यानी कि, तो ये उल्टा यहाँ दिखाई देता है हमें। हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा और अहिंसा यानी कि शांति का वातावरण। तो इसमें जो है विद्यार्थियों ने भी हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की जो है कार्रवाइयों से बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, यानी कि युवा जो बच्चे थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1857 ईस्वी के पश्चात, जो 1857 में झांसी वाली ने लड़ाई, 1857 एक तरीके से याद रहेगा तुम्हें कि झांसी की रानी ने उस समय लड़ाई की थी 1857 में। और उनके साथ कौन कौन थे? अजीब मुल्ला, तांतिया टोपे, नाना साहब, तो ये सारे उनके साथ आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं नाम। तो 1857 में जो के पश्चात का जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन के जो विरुद्ध थे, सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जाता था। कौन सा? यानी कि जो 1857 में आंदोलन हुआ था, और उसके बाद जो है 1942
में हुआ था, यानी कि काफ़ी सालों बाद हुआ था। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलाबारी से मारे गए और घायलों की संख्या जो है सड़कों पर आंकड़ों के अनुसार, यानी कि उनके आंकड़े भी तैयार नहीं किए थे पूरी तरीके से। अब आपने देखा होगा कि मरते तो ज़्यादा हैं और न्यूज वाले बताते कम है, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो ठीक उसी तरीके से यानी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है 1028 मरे। जो सरकार ने अपने आंकड़े लगाए तो वे 1942 में कितने मरे लोग, यानी कि 1028 मरे और 3200 घायल हुए। 1028 तो जो है मारे गए थे और 3200 जो है वे घायल अवस्था में, यानी कि वहाँ से हॉस्पिटल में पहुँचवाए गए थे, यानी कि घायल मिले थे एक तरीके से उनके आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के अनुसार। क्योंकि उस समय जो थी सरकार किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की थी ना, तो वो तो वैसे भी कम लिखने वाले हैं, तो उनके आंकड़ों के अनुसार ये था। तो जनता के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000। अगर जनता ने बताया है कि कितने हमारे आदमी मरे हैं तो कितने मरे हैं, यानी कि 25,000। और इससे यानी कि यह संख्या बड़ी चढ़ी हो तो यानी कि इसको और बढ़ा चढ़ा कर लिख दें तो यानी कि 10,000 के आगे आ जाएगा ये। अगर बढ़ा चढ़ाकर ब्रिटिश सरकार लिखेगी तो 10 तक पहुंचेगी और हमारी तरफ से ये 25,000 है, यानी कि ज़्यादा ठीक होगी। इसमें जो है असाधारण बात थी कि बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो था ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। यानी कि जैसे झांसी की रानी ने अपने झांसी में और कई ऐसे शहरों में जो है ग्वालियर में अपना कब्जा कर लिया था और एक के बाद जो एक है शहर को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र कराते हुए आगे वो बढ़ती गई थी। याद है ना तुम्हें इस चीज़ को। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये लड़ाई 1857 से चल रही थी जो कि अब 1942 आ गया एक तरीके से, यानी कि काफ़ी लंबी ये लड़ाई थी जो कि भारत को स्वतंत्रता जो है कराने का, इसमें सभी लोगों ने अपना मार्मिक ढंग से जो है अपना वो दिया था इसमें। तो इसमें जो है ब्रिटिश शासन यानी कि एक तरीके से बहुत से शहरों में और गांव में एक तरीके से वो समाप्त हो गई थी, यानी कि स्वतंत्र हो गए थे कुछ शहर और कुछ गांव। तो ये विजय पाने में जो है ब्रिटिश सरकार को कई कई दिन वह हफ्ते लग गए थे। जो एक दो शहर उनके पास था या एक दो गांव उनके पास था तो उनको प्राप्त करने में यानी कि कई कई हफ्ते और कई कई दिन जो है उनको लग गए थे। ये था इसमें व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। जैसे मैंने एक इसमें जब पाठ आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने कहा था कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, तो ये वो वर्णन है कि 25,000 और 3200 घायल। तो उस समय जो थी कलकत्ता की सड़क खून से लथपथ थी और वो जो है खून से लथपथ होने के कारण वहाँ पर कुछ अनेक बीमारियाँ भी फैल गई थी। अब कौन कौन सी बीमारी फैली, अब वहाँ उनको लाशों को उठाने वाला तो कोई ऐसा था नहीं कि उनको तुरंत उठा लेता। पूरी सड़क कोलकाता की जो पूरी सड़क थी उस पर इतनी लाशें यानी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और उस समय यानी कि गर्मी थी, लाशों में जो है बदबू होने लगी थी और वहाँ मलेरिया, तपेदिक, हैजा और आदि जो है ये भी बीमारियाँ वहाँ पर पनपने लगी थी और बहुत लोग जो है बीमार होकर मरने लगे थे क्योंकि वहाँ इतनी लाशें सड़ रही थी। इतने बुरा तरीका था। पढ़ना इस लेसन को अच्छी तरह, इसमें मैं एक मेन सार ही बता रही हूँ संकुचित, तो पढ़ोगे अच्छी तरह तो मैं याद भी हो जाएगा ये। अगला हेडिंग है इसमें भारत की बीमारी आ गया, ये जो मैं बता रही थी अभी, और अकाल। अब जो है उस समय भारत तन और मन दोनों ओर से बीमार था। तन से खाने के लिए कुछ नहीं था, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, लाशें पड़ी हुई थी,
तो किस व्यक्ति का मन खाने के लिए करेगा? खाने का पेट भूखा, और मन कि क्या होने वाला है। जहाँ इतने हमारे लोग मारे गए हैं, इतनी दुनिया मारी गई है, मन भी अंदर से परेशान। तो यानी कि उस समय भारत का तन और मन दोनों ओर से बीमार था। लड़ाई में कुछ लोगों ने खूब लाभ उठाया, जैसे मैंने कहा था, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ होटलों में पार्टियां कर रहे थे। तो उस समय जो है कुछ लोगों ने उस समय खूब लाभ उठाया। उस समय यानी कि भयानक अकाल भी पड़ा था, महामारी तो पड़ी थी, बीमारी तो आई ही गई थी, एक तरीके से अकाल भी, खाने पीने की वस्तुओं का भी अकाल पड़ गया था। उसकी तुलना 1766 ईस्वी और 1770 ईस्वी के दौरान पड़े बंगाल और बिहार के अकाल से की जाती है। 1942 में जो भारत में अकाल पड़ा था और चारों तरफ से हाहाकार मची हुई थी, तो ऐसा अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था। यानी कि 1770 ईस्वी की तुलना जो है 1942 के अकाल की तुलना की जा रही थी कि ऐसा अकाल तब पड़ा था, ऐसा अब पड़ा है, समझिए। तो 1770 से उसकी तुलना की गई है 1942 के अकाल की। तो बिहार में अकाल से की जाती है। और इसके बाद महामारी भी फैली थी, इसमें हजारों की संख्या में लोग इसके शिकार हुए और ऐसे हालात में कुछ लोगों को खूब लाभ हुआ। ऐसे अवसर पर लाभ कमाना ब्रिटिश सरकार की बदहाली थी। वो जैसे ही भारतीय सैनिक या भारतीय वीर सड़कों पर घायल पड़े हुए थे या मृत्यु को ग्रसित हो गए थे एक तरीके से, तो उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी लाभ उठाया था। तो उस सरकार का तो एक तरीके से खुशहाली थी। बदसूरती की तस्वीर प्रस्तुत करता है कौन? ब्रिटिश सरकार। हंसते हैं, मजा लेते हैं और पार्टियां करते हैं और शोर शराबा करते हैं। तो ये इनकी कैसी तस्वीर थी? बदसूरती की तस्वीर थी। कलकत्ता की सड़कों पर भूख और बीमारी के कारण लाशें बिछी पड़ी थी। जैसे मैंने पहले से बताती आ रही हूँ कि कलकत्ता की सड़कों पर जो है इतनी लाशें बिछी पड़ी थी कि जिसके कारण जो है बीमारी का भी महामारी एक तरीके से फैल गई थी। बीमारी की महामारी फैल गई थी कलकत्ता की सड़कों पर। दूसरी ओर उच्च वर्ग, जो ऊंचे वर्ग थे, पैसे धेले वाले, अच्छे, जिनको स्वीकार कहा जाता है, उच्च वर्ग जो थे, 10,000 लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। जो ऊंचे लोग थे या ब्रिटिश सरकार के थे, तो उन लोगों के मन में ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था कि लोग मर गए हैं, कि सड़क जो है खून से लथपथ है या महामारी बीमारी फैली हुई है। तो उनके जीवन पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। कितने लोगों के? 10,000 लोगों के जीवन पर कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे नाच गाने और दावतों में जो है विलासिता को दिखाने अर्थात भोग विलास में मस्त थे। वो अपनी मर्जी से नाच गा रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। तो उनको उस कोलकाता की सड़कों पर बिछी लाशों से कोई मतलब नहीं था। वो अपना जिंदगी जी रहे थे। इसलिए भारत के विषय में अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर विरोधियों का देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंतर विरोधी, कि भारत अंतर विरोधियों का देश क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत को अंतर विरोधियों का देश, आपने कई बार देखा होगा, दूसरी गली में किसी की मृत्यु हो जाती है और तीसरी गली में किसी के यहाँ शादी होती है। देखा होगा, अक्सर देखा होगा। ये तो उदाहरण के लिए बता रही हूँ मैं ये चीज़। तो क्या शादी वाले घर थोड़ा अफसोस करके फिर अपना शादी तो करेंगे ना पूरे अच्छी तरीके से, है ना? लेकिन एक घर में क्या हो रहा है? रो रहे हैं, विलाप हो रहा है, और दूसरी साइड क्या हो रहा है? अपनी खुशियां मना रहे हैं। तो ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार एक तरफ सड़कों पर इतनी लाशें बिछी हुई थी कि महामारी
एक बीमारी बन गई थी, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपना भोग विलास और अपना ज़िंदगी जी रही थी, यानी कि पार्टियां कर रही थी, डांस कर रही थी। तो इस तरीके से, तो इसलिए जो है भारत को अंतर विरोधी का देश कहा जाता है। कहीं जब ये क्वेश्चन आता है कि भारत को अंतर विरोधी का देश क्यों कहा जाता है, तो कुछ बच्चे जो है अपने मन से इसमें लिखेंगे कि भारत में जो है वेशभूषा अलग है, खान पीन अलग है, भारत में कई तरीके के खाने बनाए जाते हैं, जैसे पाश्चात्य संस्कृति के खाने को जो है बच्चे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, ढोकला, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो ये क्या है, हमारे पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए व्यंजनों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ये हमारे अंतर विरोधी का देश हो गया, इसको हम रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आता है भारत को अंतर विरोधियों का देश क्यों कहा जाता है, अगर इसमें बच्चे कह देते हैं कि हमारे भारत में वेशभूषा अलग है, सब अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, सब अलग अलग व्यंजन खाते हैं, सब अलग अलग ढंग से अपना भोग विलास करते हैं, तो इसको हम रॉन्ग नहीं कर सकते। तो अंतर विरोधी का देश, इसमें ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम रॉन्ग कर ही नहीं सकते, इसमें है ना अंतर विरोधी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक वेशभूषा पहनी जाती हैं, जो कि पाश्चात्य संस्कृति में पसंद की जाती है, वो आज हमारे भारतीयकरण में भारत के लोग पसंद करते हैं, जो कि हमारी पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा है। पहनते हैं नहीं, सभी छोटे बड़े कपड़े सभी डालने लगे हैं। तो इसलिए जो है हम भारत को अंतर विरोधी का देश कह सकते हैं। लेकिन इसका मेन मकसद क्या था? ये था भारतीय और अंग्रेजी के बीच 1942 के स्वतंत्रता का अंतर विरोध क्या था। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वो भी ठीक होगा। तो ये मैंने यहाँ एक क्वेश्चन भी समझा, क्वेश्चन आगे आएगा, समझ जाना बाद में फिर। तो इसलिए जो है इसको अंतर विरोधी का देश कहा गया है। भोग विलास में मस्त है, इसलिए भारत में विषय में अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर विरोधी का देश है। यहाँ कुछ बहुत गरीब हैं और कुछ बहुत अमीर हैं, यानी कि कुछ लोगों को तो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, और कुछ इतने हैं कि वो जो है भंडारे करते हैं या लोगों को खिलाते हैं। कुछ इतने अमीर हैं या फिर कुछ इतने गरीब हैं, कुछ बहुत ही अमीर हैं। तो अंतर विरोध यानी कि 1943 ईस्वी में उत्तरार्ध में, उसके उत्तरार्ध यानी कि बीच में, अकाल के उन दिनों में जैसे कलकत्ता में नजर आया था। कलकत्ता में क्या नजर आया था अंतर विरोध? कि एक तरफ लाशें बिछी हुई थी सड़कों पर, और दूसरी तरफ जो लोग हैं नाच गाना और भोग विलास पार्टियां कर रहे थे। तो इसलिए जो है अंतर विरोधी का देश कहा गया। मेन पॉइंट ये है इसका। कोलकाता का उदाहरण इसका मस्ट उदाहरण है। तो इसलिए जो है ये कलकत्ता में नजर आए थे, वैसे ही पहले कभी भी नजर नहीं आए थे। वैसे 1970 का इसमें जिक्र किया गया था कि ऐसा अकाल तब पड़ा था 1770 ईस्वी में। अकाल के कारण भारत दिन प्रतिदिन जो है गरीबी बनता जा रहा था। जैसे वो कलकत्ता में अकाल पड़ा था, तो उसके बाद भारत दिन प्रतिदिन यानी कि गरीब बनता जा रहा था, यानी कि उभरा नहीं था, इतना अकाल पड़ा था। इतना भयंकर अकाल पड़ने के कारण जो है, इतना भयंकर अकाल पड़ने के बाद जो है भारत यानी कि अपने आर्थिक स्थिति में उभरा नहीं था। लाखों लोग भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अकाल का मुख्य कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की जो है बुनियादी नीतियाँ थी कि वो कैसी नीति भारत में लागू करते थे, भारतीय लोगों पर लागू करते थे। भारत के कर्णधारों का सोचना था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे। जब यहाँ से यानी कि भारत से अंग्रेज जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे। इस विषय के बारे में मृत्यु शैया पर पड़े रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था
क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था कि अंग्रेजी के जाने के बाद भारत की तस्वीर कैसी होगी। मृत्यु की सैया पर पड़े रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि जब अंग्रेज जो है भारत से चले जाएंगे तो हमारे भारत की तस्वीर कैसी होगी। वे भारत की नग्न दुर्गति करके ही छोड़ेंगे, भारत को नंगा करके ही छोड़ेंगे, मतलब हर तरीके से इसका सब कुछ मिटा के ही यहाँ से नग्न का मतलब यानी कि सब कुछ, इनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सब कुछ खत्म करके ही यहाँ से निकलेंगे, यानी कि किसी को जैसे नंगा करके, नग्न करके। तो ब्रिटिश यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कहा था कि ये जब यहाँ से निकलेंगे तो भारत को नग्न करके छोड़ेंगे, तो वे अपने पीछे कीचड़ और कचरा ही छोड़ेंगे। यह सभी भारतीय नेताओं और जनता के सोचने का विषय है। जो हमारी भारत की जनता है ये उनके सोचने का विषय है, क्योंकि भारत की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। तो इसमें एक हेडिंग और है, छोटा सा है, भारत की सजीव सामर्थ्य। इसमें थोड़ा सा बताऊंगी क्या है, बिल्कुल छोटा सा ही है ये, कि अकाल और युद्ध के बाद भी प्रकृति मानव पर दया करती है। अंग्रेजी ने तो अपनी तरफ से पूरा कुछ कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन प्रकृति मानव पर दया करती है। प्रकृति खेत खलियान जैसे हो गए, फल फूल जैसे हो गए, यानी कि प्रकृति तो फिर से कायाकल्प कर डालती है। प्रकृति कल के युद्ध के मैदानों को वर्तमान के फूलों और हरी भरी घास के मैदानों से ढक देती है। वर्तमान आने वाले कल को और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कमजोर आत्मा वाले मैदान छोड़ देते हैं, किंतु बाकी लोग मशाल लेकर आगे बढ़ते हैं और आने वाले कल के मार्ग में जो है दर्शकों को मशाल दे देते थे। लो बेटा आगे झंडा गाड़ना है आपने, ठीक है। तो कुछ लोग मशाल लेके चलते हैं, जैसे 1942 में चले थे, और उनके द्वारा क्या हुआ था, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। और भारत स्वतंत्रता तो उन्होंने किसके हाथों में मशाल, हम सब के हाथों में मशाल दी थी कि इस भारत को स्वतंत्र रखना है, आज़ाद रखना है। तो ये थी हमारी 8वीं क्लास का भारत की खोज लेसन 9 था ये। 2 पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से इसकी रीडिंग अवश्य करना, तभी इसका सारा आपको पता, मेन मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।